नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत के रंगमंच की हजारों साल पुरानी जड़ों की तरफ। हम उस एक महान ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाएंगे जो आज भी भारत की सभी प्रदर्शन कलाओं मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद है। और ये भी जानेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे लोक नाटकों में कैसे सांस ले रहा है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम बचपन में रामलीला या नौटंकी देखने जाते थे, तो उस पूरे माहौल में ऐसा क्या था जो हमें अपनी सीट से बांधे रखता था? इन नाटकों की असली जान, इनकी आत्मा आखिर बसती कहाँ है? इसका जवाब पता है, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। ठीक है, तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां ये सारा जादू होता है, यानी रंगमंच को। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो रंगमंच या थिएटर वो स्टेज है जहां कलाकार अपनी एक्टिंग, अपने डायलॉग्स और अपनी कला के जरिए इंसानी जज्बातों और कहानियों को हमारे सामने रखते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज तक अपनी बात पहुंचाने का भी एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। कला को समझने का एक दिलचस्प तरीका है। देखिए, नाटक को दृश्य काव्य कहते हैं, मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है श्रव्य काव्य, जैसे रेडियो या कोई कविता पाठ, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। देखने और सुनने का यही जो मिला जुला अनुभव है ना, यही नाटक को एक जबरदस्त कला बनाता है। तो सवाल ये है कि भारतीय नाटक की ये परंपरा आखिर आई कहाँ से? इसका सोर्स क्या है? चलिए अब उस मूल ग्रंथ की बात करते हैं, जिसे भारतीय कला का सोर्स कोड भी कहा जा सकता है, भरत मुनि का लिखा नाट्यशास्त्र। ये एक लाइन इस ग्रंथ की अहमियत बताने के लिए काफी है। नाट्यशास्त्र सिर्फ ड्रामा के रूल्स की किताब नहीं है, नहीं, ये तो संगीत, डांस, एक्टिंग, स्टेज डिजाइन, मतलब कला से जुड़ी हर चीज का एक एनसाइक्लोपीडिया है, सच में। और यही सबसे जरूरी बात है, नाट्यशास्त्र कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी किताब नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है, जिसे भरत मुनि ने एक्टर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया था। इसी परंपरा ने कालिदास जैसे दिग्गजों को प्रेरणा दी और आज तक हमारी कलाओं को रास्ता दिखा रही है। जरा इसके दायरे पर एक नजर डालिए। एक्टिंग, म्यूजिक, डांस से लेकर स्टेज कैसा हो, कॉस्ट्यूम कैसे हो, यहाँ तक कि ऑडियंस का रोल क्या होना चाहिए, नाट्यशास्त्र में हर छोटी बड़ी बात बताई गई है। और इन सब के केंद्र में है रस, यानी दर्शकों के मन में सही इमोशन कैसे पैदा किया जाए। ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। चलिए अब इस थियरी को जरा प्रैक्टिकल से जोड़ते हैं। देखते हैं कि नाट्यशास्त्र के ये सारे नियम कानून भारत के पारंपरिक लोक नाट्यों में कैसे नजर आते हैं और उनकी कॉमन आदतें या कहिए खासियतें क्या हैं। आप कोई भी पारंपरिक नाटक उठाकर देख लीजिए, ये 5 चीजें आपको जरूर मिलेंगी। कहानी अक्सर रामायण, महाभारत या पुरानी लोक कथाओं पर होती हैं। डायलॉग्स गा गाकर बोले जाते हैं, जिनमें वहाँ के लोकल म्यूजिक का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। डांस और चमक दमक वाले कॉस्ट्यूम्स तो माहौल ही बना देते हैं। ये सब मिलकर आखिर में करते क्या हैं? दर्शकों के मन में करुणा, वीरता या प्यार का रस जगाते हैं। यही तो नाट्यशास्त्र का निचोड़ है। तो अब जब हम इन बेसिक चीजों को समझ गए हैं, तो चलिए हिंदी बेल्ट की कुछ बड़ी और मशहूर लोकनाट्य शैलियों से मिलते हैं जो इसी महान परंपरा की देन है। ये स्लाइड देखिए, भारत की नाट्य परंपरा में कितनी ज्यादा विविधता है। उत्तर भारत की रामलीला, ब्रज की रासलीला, म्यूजिक से भरी नौटंकी और राजस्थान का ख्याल, हर एक का अपना रंग है, अपना अंदाज है। पर कमाल की बात यह है कि इन सब की जड़ें एक ही जगह, एक ही महान परंपरा से जुड़ी हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार बस यही है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र वो थियरी है, वो नक्शा है, जिस पर हमारे ये सारे रंग बिरंगे लोक नाट्य एक लाइव परफॉर्मेंस की तरह खड़े हैं। एक तरफ है शास्त्र, तो दूसरी तरफ है उसका जीता जागता, धड़कता हुआ रूप। और जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए, आज जब मनोरंजन के लिए हमारे पास फोन है, OTT है, इतनी सारी डिजिटल चीजें हैं, तब इन हजारों साल पुरानी कलाओं का भविष्य क्या होगा? क्या ये इस नई दुनिया में अपनी जगह बचा पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।